Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today's our topic is black body radiation and photoelectric effect. Let's start our first topic, black body radiation. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं. ऐसे सपोज करो कि अगर हमारे पास कोई ये बॉडी है और इस पे डिफरेंट वेवलेंथ के अगर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा बच्चों? तो ध्यान देना, पहला कंडीशन, या तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ये बॉडी. ध्यान देना, इस व्हाइट लाइट को या तो ये बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा. दूसरी बात, या तो इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड करेगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा. जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं या व्हाइट लाइट जो इस पे इंसिडेंट हो रहा है वो या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा इस बॉडी के द्वारा, या फिर उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, या फिर आपका वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिटेड हो जाएगा. ट्रांसमिटेड मतलब कि इससे होके बाहर निकल जाएगा. ठीक है ना? तो ध्यान देना, ये बेसिकली आपके पास तीन कंडीशन होंगे अगर हम व्हाइट लाइट को किसी भी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो, या तो वो एब्जॉर्ब होगा, या फिर रिफ्लेक्टेड होगा, या फिर उसका ट्रांसमिशन होगा. ठीक है ना? अब ध्यान देना कि जब हमको कोई कलर दिखता है, विजुलाइज होता है, वो किस वजह से होता है, रिफ्लेक्टेड. जब लाइट हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है, तो हमको क्या देखने को मिलता है, कलर देखने को मिलता है. ध्यान देना, क्या देखने को मिलता है, कलर देखने को मिलता है. जिस वेवलेंथ की लाइट होगी उस पर्टिकुलर कलर हमें देखने को मिलता है. तो अब ध्यान देना, इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे, आगे स्टडी कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में. इन 19th century, Max Planck stated that when a solid are heated, they emit radiation over a wide range of frequency and wavelength. Means अगर किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है, एक वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को एमिट करता है. ठीक है ना? उन्होंने अपने, ध्यान देना, मैक्स प्लैंक ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया, उन्होंने ये ध्यान देना, उन्होंने एक आयरन का रॉड लिया. क्या लिया? आयरन का रॉड लिया. अब ध्यान देना, उन्होंने यहां पे एक व्हाइट लाइट का सोर्स लगाया और यहां से कंटिन्यूअस क्या किया, यहां से कंटिन्यूअस रेडिएशन को इस पे इंसिडेंट कराया. यानी लगातार इसको उन्होंने क्या किया, हीट किया. अब ध्यान देना, लगातार इसको हीट करने पे, ध्यान देना, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि यहां से हम लगातार इसको अगर हीट कर रहे हैं, हमारा जो आयरन का रॉड है, तो ये पहले क्या होगा, हॉट होगा, पहले ये गर्म होगा. उसके बाद से और ज्यादा हीट देते गए, हीट देते गए, हीट देते गए. जब हीट दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो आयरन का रॉड है उसका कलर चेंज हो गया और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डल रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया. ठीक है ना? उसके बाद वो यहीं पे नहीं रुके, और ज्यादा उसको हीट देना स्टार्ट किए. तो ध्यान देना, हीट को रोके नहीं, सप्लाई स्टार्ट रखे. तो उन्होंने देखा कि ये ब्राइट रेड कलर के अंदर आपका आयरन का रॉड कन्वर्ट हो गया. इसके बाद से फर्दर इन्होंने हीट किया. ठीक है ना? आपका यहां यहीं पे इन्होंने रोका नहीं, इसको और हीट होने दिया. तो उन्होंने देखा कि यहां पे ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है ना? उसके बाद से और ज्यादा उसको हीट किए तो क्या हुआ, ध्यान देना, वो येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया. फर्दर और ज्यादा हीट हुआ तो क्या हुआ, ध्यान देना, ब्लू कलर में आपका कन्वर्ट हो गया. और ब्लू कलर के बाद फाइनली आपका जो आयरन का रॉड था वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद से वो क्या हो गया, मेल्ट कर गया. तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो प्लैंक का ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने ये कहा कि ध्यान दो, हमने हीट को सप्लाई करना जब स्टार्ट किया, जब हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं, यानी जब हम इस आयरन रॉड को हीट कर रहे हैं, तो इस आयरन को डायरेक्ट व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, या डायरेक्ट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, या डायरेक्ट ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
हुआ क्या कि स्टेप टू स्टेप पहले गर्म हुआ, फिर डल रेड, फिर ब्राइट रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर व्हाइट हुआ। तो इसके बेसिस पे प्लैंक्स ने ये बोला कि यहां पे जो रेडिएशन आ रहा है या जो हीट आ रहा है एनर्जी के फॉर्म में, वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब समझो हम क्या बोल रहे हैं। यहां पे ध्यान देना कि यहां पे जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो ध्यान दो इधर, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऐसे आपके पैकेट के फॉर्म में आ रहे हैं। यानी कि ध्यान देना ये बंडल के फॉर्म में इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं। क्योंकि ये जो आप ध्यान देना पैकेट्स ऑफ लाइट पढ़ चुके हो आप लोग, क्या बोलते हैं उसको आप बोलते हैं फोटोन, ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हैं क्वांटा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी के पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, और लाइट के पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो यहां पे समझो कि ये ध्यान देना अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, ध्यान देना वो उस पर्टिकुलर कलर को शो कर रहा था, ठीक है ना। तो यहां से एक बात क्लियर होता है कि जो हमारा वेवलेंथ रेडिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल का भी नेचर शो करते हैं। तो आओ अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि ब्लैक बॉडी एक्चुअल में हम कहेंगे किसको। नाउ वी कैन डिफाइन ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी डिफाइंड एज ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। मीन्स कि जो ब्लैक बॉडी होते हैं वो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर होते हैं। मतलब दैट मीन्स इट कैन एब्जॉर्ब एंड इमिट ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जितने भी फ्रीक्वेंसी के लाइट होंगे अगर इंसिडेंट कराते हैं किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी पूरे फ्रीक्वेंसी को, सभी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे ध्यान देना, और ये बोल रहे हैं कि द रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इमिट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। बेसिकली बोलते हैं कि इट इज आइडियल बॉडी। ध्यान देना ब्लैक बॉडी को हम क्या मानते हैं कि एक आइडियल बॉडी होता है जिसके अंदर सभी तरह के जितने भी फ्रीक्वेंसी के लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं वो सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद उसको क्या भी कर सकता है, इमिट भी कर देता है। एक्चुअल में इस तरह की कोई बॉडी होती नहीं है, प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस नहीं है। ध्यान देना हम ब्लैक बॉडी की अगर बात करें तो हम सन को मानते हैं कि सन जो हमारा है वो ब्लैक बॉडी है। ध्यान देना अब यहाँ पे ब्लैक बॉडी से मतलब ब्लैक कलर से नहीं है, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी से मतलब ब्लैक कलर से नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि ऐसी बॉडी जो हर तरह के ऑल टाइप की फ्रीक्वेंसीज के आपके रेडिएशन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद उसको इमिट भी कर ले। मतलब जितना एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उतने सबको वापस से क्या कर दे, इमिट कर दे। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ऐसे समझो कि मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है, ध्यान देना ये हमारे पास कोई बॉडी है और इस पे अगर हम लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, तो होता क्या है, इसका जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, हाई होता है, और बॉडी का टेम्परेचर क्या है, लो है। तो यहां पे क्या होगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना। उसके बाद से जब इस पे हम कंटिन्यूअस इंसिडेंट कराते जाएंगे तो इसका जो ध्यान देना जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और यहां से वापस क्या होने लगेगा, ध्यान देना यहां से इमिटेड होने लगेगा। ये जो लाइट होगी इमिट होगी और इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा एज कंपेयर टू बॉडी। तो ध्यान देना ये काम, ध्यान देना पहले तो लाइट को कंटिन्यूअस इस बॉडी पे आप इंसिडेंट करा रहे हैं, जब इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया वापस से क्या करेगा, इमिट करना स्टार्ट किया। जैसे कि ध्यान देना अभी प्लैंक्स ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर उन्होंने आयरन के रॉड को लिया था। अब आयरन के रॉड को हम बहुत गर्म कर दिए, ब्लू हो गया, उसके बाद से हम मान लो उसको उठा के लाके और रूम के अंदर रखें। तो अगर रूम के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रेज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितना भी हीट एब्जॉर्ब हुआ था वो क्या करने की कोशिश करेगा, उसको एमिट करने की कोशिश करेगा, और वो एमिट करता भी है तो हमारा जो एनवायरमेंट होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा हीट हो जाएगा। यानी कि ध्यान देना अगर हमारा इन्वायरमेंट कूल है और बॉडी हीटेड है तो बॉडी से क्या होगा, इमिशन होगा, और अगर हमारा इन्वायरमेंट हॉट है और बॉडी कूल है तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी की तो ब्लैक बॉडी के बारे में ये कहा जाता है कि ध्यान देना वैसे तो जो प्लैंक ने अपने आयरन के रॉड को लिया था, ठीक है ना, उसको उन्होंने एज अ ब्लैक बॉडी ही
यूज किया था, क्योंकि उन्होंने वहां पे देखा था कि उसको जब उन्होंने हीट करते थे तो वो एब्जॉर्ब किया, हीट होता गया, उसका कलर चेंज होता गया। उसके बाद एक समय ऐसा है जब उसको कूल करना फिर शुरू किए तो फिर वापस से वो अपने इनिशियल स्टेट में जाने लगा। इसका मतलब है कि वो जितनी फ्रीक्वेंसी को लाइट को एब्जॉर्ब किया वापस से क्या कर रहा है, उसको इमिट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एग्जांपल हम उसको नहीं बोल सकते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि सन को, लेकिन सन के पास जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मानते हैं कि जो सन होता है उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि हर तरह के रेडिएशन को इमिट भी करता है और हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय अ बॉडी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इक्वल टू, आप लिख सकते हैं रेडिएशन एब्जॉर्ब अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन, या ऐसे लिख सकते हो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच, वेवलेंथ को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है और इंटेंसिटी को हमने वाई एक्सिस पे शो किया है। तो देखो टेम्परेचर के साथ ध्यान देना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रेस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ध्यान देना, इसमें खास बात यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंटेंसिटी तो बढ़ती है लेकिन उसका वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटेंसिटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ। और क्या बोल रहा है, एट रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू एट गिवन वेवलेंथ एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। यानी कि ध्यान देना, मैक्सिमम वैल्यू पे आपका टेम्परेचर तो हाई है, ठीक है ना, इंटेंसिटी हाई है, ठीक है ना। ध्यान देना, इंटेंसिटी हाई है लेकिन वेवलेंथ क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो ये रहा हमारा ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हर साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था और इन्होंने क्या किया था, ध्यान देना, एक बहुत ही सिंपल सेटअप लगाया था जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब लगाया। डिस्चार्ज ट्यूब के एक साइड में उन्होंने डिटेक्टर लगा दिया, दूसरे साइड में उन्होंने एक मेटल लिया सीजियम, ध्यान देना, जिसको रिप्रेजेंट आप करते हैं सीएस से, ठीक है ना। यहाँ पे सीजियम लिया और इसको भी डिटेक्टर से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब बात यह आती है कि सीजियम मेटल को ही इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया। तो ध्यान देना, सीजियम मेटल जो होता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है। सीजियम की जगह आप रुबिडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, लेकिन सीजियम को हम प्रीफर करते हैं बिकॉज सीजियम इज लोवेस्ट, सीजियम हैव लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड दैट्स व्हाई दे कैन इजिली रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ध्यान देना, उन्होंने सीजियम को लिया और सीजियम के लेने के पीछे रीजन यही रहा कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। ध्यान देना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ध्यान देना, हम कहते हैं मेटल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कौन करेगा, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो होगी। इसीलिए उन्होंने क्या सेलेक्ट किया था, सीजियम को सेलेक्ट किया था। अब ध्यान देना, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने सोर्स लिया और इस सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस पे इंसिडेंट कराया, और जैसे ही उन्होंने यहाँ पे इंसिडेंट कराया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इसका मतलब है कि जैसे ही इस पे ये सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पे इंसिडेंट हुए, यहाँ से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकले। चूंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको मान लीजिए हमने, जैसे कि फोटॉन्स के थ्रू ये निकला है तो इसको हमने फोटो इलेक्ट्रॉन मान लिया, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को हमें मिला। अब इसके बेसिस पे उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने बताया देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्ट्राइकिंग ऑफ वेव, जो मेटल सरफेस पे, ध्यान देना, मेटल के सरफेस पे जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं, यहां से तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, इजेक्टेड हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको बोला है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी h nu नॉट और w नॉट आर रिक्वायर्ड फॉर
इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब ये कह रहा है कि जो एच न्यू नॉट है, ये एच न्यू जो है आपका, ध्यान देना जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। अब ध्यान देना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि द मिनिमम अमाउंट या मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच आर रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर होने चाहिए, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा। ठीक है ना। अगर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे हैं जिसका ध्यान देना जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को नहीं रख रहा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आप कितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव इस पे गिरा लो, वहां से एक भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तब होगा जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट कर रहा है नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ एच न्यू नॉट, यानी कि ध्यान देना कि जो नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होगा। ध्यान देना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बस रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए। अब नंबर आप कितने नंबर में इजेक्ट होंगे ये उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। तो कह रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट होगा, ध्यान देना, तो किस पे डिपेंडेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी जो इंटेंसिटी है या जो इसकी ब्राइटनेस है, जो इसकी चमक है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका ध्यान देना इजेक्शन कितना होगा। तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जितने इंटेंसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्ट्राइक करेगा मेटल के सरफेस से उतना ही ज्यादा इजेक्शन होगा। अब ध्यान देना, अब जब इजेक्शन हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसको काइनेटिक एनर्जी की भी नीड होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी किससे मिलेगा, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी या जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट होगा या ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उससे होगा। इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास, वो किसके वजह से होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से होता है। तो आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron or depends upon intensity of light, intensity of light। तो ध्यान देना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी तक हम लोगों ने देखा कि ध्यान देना जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करा रहे थे वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था। दूसरी बात हमने बोला जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंडिपेंडेंट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा वही कैपेबल होंगे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, लेकिन जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर हमने कहा था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इजेक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कह रहे थे कि ब्राइटनेस और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद से आपने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का, तो आप कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। इसके बाद से ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, आइंस्टीन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यहाँ पे दिया था, तो हम इसको ध्यान देना भी पढ़ेंगे। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इन्होंने यहां पे बोला था कि हमारी ध्यान देना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव्स का जो आपका एनर्जी था ये आपका था एच न्यू, और ये कितना होना चाहिए, एच न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट होनी चाहिए। ध्यान देना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाएगा। तो अब ये बताओ कि अगर हम बात करें यहाँ पे एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है ना, इतना इक्वल होना चाहिए। ये आपका क्या है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स मिनिमम
फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसके पास अपनी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसको उन्होंने लिखा था एस न्यू इक्वल टू एस न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को अगर रखें, एस न्यू इक्वल टू एस न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात, इलेक्ट्रॉन के मास की बात है, तो यहाँ पे ई लिख सकते हैं एम ई वी स्क्वायर। और इसके पहले हमने बताया था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको हम एस न्यू नॉट या डब्ल्यू नॉट से डिनोट कर सकते हैं। अब डब्ल्यू नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन कहलाता है वहां पे, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं और एस न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये चाहे तो लिख ले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये जो दो इक्वेशन है ये क्या कहलाते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये रहा हमारा कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।